इजराइल एक नहीं बल्कि 5-6 एआई टेक्नोलॉजीज के वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली मिलिट्री की मदद करता है, जिसकी वजह से इस एआई सिस्टम को मास असैसिनेशन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इजराइल ने वॉर की शुरुआत में ही एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इजराइल का वेयर इज डैडी नाम का जो सिस्टम है वो भी कम नहीं है। यह सिस्टम टारगेटेड ऑपरेटिव्स की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करता है। कई बड़े टेररिस्ट लीडर भी जन्नत भेज दिए गए। पाकिस्तान के लगभग 11 एयर बेसेस और 9 टेररिस्ट कैंप को मिट्टी में मिला दिया गया। ये लोग ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में इनके प्रोपेगेंडा नहीं चल सकते थे। जियोपॉलिटिक्स में उतनी बड़ी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर होने के बावजूद इस ऑपरेशन के दौरान इंडिया के साथ कोई भी कंट्री ओपनली खड़ा नहीं हुआ। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश जिसकी आर्मी की ताकत रशिया से कई गुना कम है, फिर भी पिछले 2 साल से रशिया के सामने कैसे टिक पाया। युद्ध में अब एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाया जा सकता है। टाइम और प्लेस के मामले में स्ट्रेटेजिक अपर हैंड तो दिला सकती है, लेकिन इसके कुछ गलत कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से यूक्रेनियन सोल्जर्स 2,30,000 से ज्यादा रशियन सोल्जर्स और मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। रिसेंटली यूक्रेन ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके यूक्रेन के 190 से ज्यादा एब्डक्टेड बच्चों को लोकेट भी किया है। टारगेटेड हमास ऑपरेटिव्स की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करता है। यूक्रेन के टीवी चैनल्स को हैक करके उस पर चलाया जा रहा था। बिना गोली चलाए जंग छेड़ना मुमकिन हो गया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप मेरे साथ में चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो इस समय पर युद्ध से ज्यादा युद्ध बन चुका है। जी हां साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और उसके बाद में भारत का उसके प्रति जो रवैया रहा, उस रवैये ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। हम वो थे जो जनरली आतंकी हमलों पर भी निंदा प्रस्ताव भेजते थे या जांच कमेटी बिठाकर बातें किया करते थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने जो एयरफोर्स की मदद से ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ जवाब दिया, वो इंडिया का नया स्वरूप था और उसकी दुनिया में बड़ी सख्ते के रूप में तारीफ हुई। अब इस बात का जवाब पाकिस्तान कैसे देता? तो इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान बेस्ड कई बड़े टेररिस्ट लीडर भी जन्नत भेज दिए गए। पाकिस्तान के लगभग 11 एयर बेसेस और 9 टेररिस्ट कैंप को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, चाहे आप कुछ भी करें। इस ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से काफी जोरों शोरों से एक नैरेटिव वॉर शुरू हुआ। सोशल मीडिया कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग क्लेम्स से भर गया। हालांकि इन सब को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारी पाकिस्तानी बेस्ड ट्विटर हैंडल्स को इंडिया में बैन भी कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने में उनकी टीवी और न्यूज मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया, उसका कोई जवाब नहीं था। जमीन पर तो इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू ये जंग जीत गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर फेक प्रोपेगेंडा की मदद से पाकिस्तान अपनी जीत का जश्न मना रहा था। ऐसे में यह समझना काफी जरूरी है कि कैसे आने वाले भविष्य में जो भी लड़ाइयां होंगी वो हथियारों से ज्यादा नैरेटिव, फेक इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा से ही लड़ी जाएंगी। मिस इन्फॉर्मेशन की मदद से ही सामने वाले दुश्मन का मोराल डाउन किया जाएगा, जिसे मैदान में उतरने से पहले ही दुश्मन अपने हथियार डाल दे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुडा के मुताबिक आने वाले भविष्य में जो भी जंग होगी उसका असर सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि देश के हर सिटीजन पर पड़ेगा। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और एआई की मदद से किसी भी देश की जनता में अविश्वास और डिवीजन पैदा किया जा सकता है, जिससे देश में अनरेस्ट पैदा करके उसे आसानी से हराया जा सके। और आज के इस वीडियो में हम इसी फ्यूचर वॉरफेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे पाकिस्तान और चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू नैरेटिव चलाया, और उन सभी फेक क्लेम्स और रियलिटीज के बारे में जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि कैसे फ्यूचर में एआई, डीप फेक टेक्नोलॉजी, साइबर वॉर और सोशल मीडिया नैरेटिव से वॉर जीता जाएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया।
7 मई 2025 के दिन इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी के आसपास शेलिंग बढ़ा दी। साथ ही हमास की तरह बंच में कई सारे छोटे छोटे मिसाइल्स भी लॉन्च किए गए, जिन्हें इंडिया में S-400 सिस्टम ने ट्रैक करके न्यूट्रलाइज कर दिया था। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में कुछ अलग ही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा जिसमें टीवी एंकर ये क्लेम कर चुकी थी कि पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी हैक कर दी थी और पूरे इंडिया में अंधेरा कर दिया था। ये लोग ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में इनके प्रोपेगेंडा नहीं चल सकते थे। अब इन्हें कौन बताए कि इंडिया में जो अंधेरा था वो किसी हैकर की वजह से नहीं, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ब्लैकआउट कर दिया था। जब इलेक्ट्रिसिटी और हैकिंग का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ तो फिर से पाकिस्तानी हैकर्स ने क्या हैक किया था। इसके अलावा खुद पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स ने यह क्लेम किया था कि उन्होंने इंडिया का राफेल गिराया है। This very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. लेकिन जब उन्हें प्रूफ मांगा गया तब उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर देख लो। ऐसे ही ट्विटर पर एक इमेज और वीडियो भी काफी वायरल हुआ था जिसमें यह क्लेम किया गया था कि पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया की एक फाइटर पायलट को अरेस्ट किया है। बाद में खुद पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने ही बताया कि उनके पास इंडिया का कोई भी पायलट नहीं है। फिर एक बड़े ही शॉकिंग क्लेम किया गया पाकिस्तानी ऑफिसर्स द्वारा कि उन्होंने इंडियन मिलिट्री बेस पर बड़ा अटैक किया है। मजे की बात यह है कि उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए जो क्लिप यूज की थी वो इंडियन टीवी चैनल्स की आधी अधूरी क्लिप थी। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्लेम किया गया वो था कि पाकिस्तानी मिसाइल ने इंडिया के आदमपुर एयरबेस पर मौजूद S-400 सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। खास बात यह कि इस क्लेम को ब्रिक्स न्यूज जैसे बड़े ट्विटर हैंडल ने भी पोस्ट कर दिया। बाद में इंडियन मिलिट्री ने क्लेम को बेसलेस और फॉल्स बताया। यही नहीं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी आदमपुर एयरबेस का विजिट करके इस क्लेम को बस्ट कर दिया। इसी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए भी यह क्लेम किया कि इंडिया ने अफगानिस्तान पर मिसाइल लॉन्च कर दी है। लेकिन थैंकफुली खुद अफगानिस्तान ने ही क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और बाद में हमारे स्पोक पर्सन मिस्टर मिस्त्री ने भी इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर इसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बताया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मजाक तो तब बना जब वहां की संसद में वहां के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने एक आर्टिकल दिखाकर यह क्लेम किया कि टेलीग्राफ नाम के एक बड़े न्यूज़पेपर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को किंग ऑफ स्काईज कह दिया है। ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। बाद में खुद पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द डॉन ने ही इसे AI जनरेटेड आर्टिकल बताया था। यहां तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने तुरंत एक बड़े लेवल पर एंटी इंडिया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आके सीज फायर का पूरा क्रेडिट अपने नाम करने का काम किया। इससे इंडिया की डिप्लोमेटिक नैरेटिव कमजोर पड़ गया। सीज फायर के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप को ओपनली क्रेडिट दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस सीज फायर वाली पोस्ट से ही इशारा किया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज करने जा रहा था। इस एक स्टेटमेंट ने ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान का नैरेटिव मजबूत कर दिया, जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर वॉर के डर से सीज फायर किया हो। अगले ही दिन ट्रंप ने एक और पोस्ट की जिसमें कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए मीडिएशन का ऑफर किया गया। यह बात इंडिया के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई, क्योंकि इंडिया हमेशा से कश्मीर को इंटरनल मैटर के रूप में ही देखता आया है। लेकिन ट्रंप के उस ट्वीट ने कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर इंटरनेशनल बनवा दिया, जिससे सीधा फायदा पाकिस्तान को मिला। ऊपर से जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब इंडिया के अंदर ही कई लोग इस ऑपरेशन को फॉल्स फ्लैग बताने लगे थे। पाकिस्तान ने इसी नैरेटिव का पूरा फायदा उठाया और पहलगाम अटैक को भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताकर दुनिया के सामने इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की। पाकिस्तानी मीडिया और उनके जनरल्स हर रोज ये क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने इंडिया के राफेल जेट और S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। दिक्कत तब और बढ़ गई जब इंडिया के कुछ लोग, रिपोर्टर्स से लेकर अपोजिशन लीडर्स तक, इसे लेकर सवाल उठाने लगे। इससे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब तक इंडियन आर्मी ने भी साफ तौर पर इस पर कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था।
और सबसे बड़ी बात, सीज फायर के बाद पाकिस्तान में जिस तरह विक्ट्री रैली निकाली गई, जहां पीएम और मिलिट्री जनरल्स ने ओपनली सेलिब्रेशन किया, उस लेवल का रेस्पॉन्स इंडिया में नहीं देखने को मिला। हम सिर्फ उनकी बातें क्रिटिसाइज करते रहे और वो उन्हीं बातों को नैरेटिव में बदलकर दुनिया के सामने जीत का दिखावा करते रहे। और सबसे खास बात यह थी कि दुनिया भर में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से भीख मांगकर चलने वाले पाकिस्तान के साथ इस पूरे ऑपरेशन के दौरान टर्की, चाइना जैसे देश ओपनली खड़े रहे। टर्की ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया तो चाइना ने स्ट्रेटेजिक साइलेंस रखकर इनडायरेक्टली पाकिस्तान को एडवांटेज दिया। लेकिन दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स में उतनी बड़ी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर होने के बावजूद इस ऑपरेशन के दौरान इंडिया के साथ कोई भी कंट्री ओपनली खड़ा नहीं हुआ। ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया और ना ही किसी ने इंडिया के नैरेटिव का सपोर्ट किया। रशिया, जिसे हम ऑल टाइम एलाई मानते हैं, उसने भी सिर्फ शांति का संदेश ही दिया। इस ग्लोबल साइलेंस ने पाकिस्तान के नैरेटिव को और ज्यादा स्पेस दे दिया। जहां पाकिस्तान अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ इमेज बनाने में लगा था, वहीं इंडिया अपने एलाइज के पैसिव रेस्पॉन्स के साथ अकेला खड़ा दिखा। यह सिर्फ नैरेटिव की हार नहीं थी, बल्कि ग्लोबल परसेप्शन वॉर में इंडिया का एक सेटबैक था। यानी ग्राउंड पर जीतने के बावजूद इंडिया नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान से हार गया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यह समझना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आने वाले समय में मिस इन्फॉर्मेशन के अलावा एआई और डीप फेक जैसे टूल्स भी नैरेटिव वॉरफेयर को और डेंजरस बना सकते हैं। फ्यूचर वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, स्क्रीन्स पर भी लड़ा जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप बिजनेस चलाते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं, तो मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जिससे आपकी लाइफ काफी आसान हो सकती है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ओडू। साथियों, आजकल बिजनेस चलाने के लिए कई अलग अलग ऐप चाहिए होते हैं, जैसे सेल्स के लिए कुछ, अकाउंटिंग के लिए कुछ, एचआर, इन्वेंट्री, मार्केटिंग, इन सब के लिए कुछ और ऐप्स, यानी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। लेकिन ओडू एक ऐसा ऑल इन वन बिजनेस मैनेजर प्लेटफॉर्म है जो ये सब कुछ एक ही जगह हैंडल करता है, जिससे आपका टाइम बचेगा, डेटा कनेक्टेड रहेगा और काम भी स्मूथ होगा। खास बात यह है कि अब आप ओडू के बारे में खुद उनके फाउंडर से लाइव सुन सकते हैं। ओडू कम्युनिटी डे 2025 में यह इवेंट हो रहा है 13-14 अगस्त को महात्मा मंदिर, गांधीनगर में, जहां आपको 20,000 से ज्यादा लोग मिलेंगे, 150 एक्सपर्ट टॉक्स होंगी, काफी इन्फ्लुएंसर सेशंस होंगे और मास्टर क्लास भी होंगे। और हाँ, इवेंट के बाद कंसर्ट और आफ्टर पार्टी भी होगी। तो आइए इस इवेंट में बिजनेस कम्युनिटी से मिलकर नेटवर्किंग का फायदा उठाइए। लाइक माइंडेड बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप ओनर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से मिलने का ये शानदार मौका बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इंडिया का सबसे बड़ा टेक और बिजनेस इवेंट है। इस इवेंट की एंट्री बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। साथियों, आज से 8 साल पहले ही, यानी 2017 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा था कि आने वाले दिनों में जो देश एआई पर महारत हासिल करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी यह भविष्यवाणी अब सच होती दिखाई दे रही है। आप में से कई लोगों को आज तक यह कंफ्यूजन रहा होगा कि आखिर यूक्रेन जैसा छोटा सा देश, जिसकी आर्मी की ताकत रशिया से कई गुना कम है, फिर भी पिछले 2 साल से रशिया के सामने कैसे टिक पाया। इसका सीधा जवाब है अमेरिका की कृपा और खास तौर पर यूक्रेनियन आर्मी द्वारा युद्ध में एआई का इस्तेमाल। सिर्फ यूक्रेन की आर्मी ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में इजराइल भी गाजा और हमास के साफ करने में एआई का इस्तेमाल कर रहा है। उधर यूएसए ने भी एआई मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो एआई का इस्तेमाल करके प्रिसीजन के साथ टारगेट को हिट करते हैं। इसका मतलब यह है कि युद्ध में अब एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अब तक जितने भी देशों की हमने बात की, उनके एआई को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, किसी भी युद्ध के दौरान एआई का 4 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका होता है कंटूर वार फाइटिंग, जिसे एआई इनेबल्ड टेक्निकल डिसीजन मेकिंग ह्यूमन ओवरसाइट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। असल में कैंटूर एक ग्रीक माइथोलॉजिकल प्राणी है, जिसके ऊपर बॉडी इंसान की है और लोअर बॉडी में पैर घोड़े के होते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एआई से बने हुए वेपन्स को ह्यूमन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल दुश्मन के हथियार भंडार को नष्ट करने में होता है। दूसरा तरीका है मिनोटोर वॉरफेयर, जिसमें एआई इनेबल्ड टेक्निकल डिसीजन मेकिंग विद मशीन ओवरसाइट टेक्नोलॉजी कहा जाता है।
खास बात यह है कि यह कैंटोर वारफेयर से बिल्कुल उल्टा है। हालांकि कैंटोर के तरह मिनाटोर भी एक ग्रीक माइथोलॉजिकल प्राणी है जिसमें हेड और टेल एक बुल की तरह, बाकी बॉडी इंसान की तरह होती है। मिनाटोर वारफेयर टेक्नोलॉजी सैनिकों की गश्त लगा सकती है, समुद्र में वॉरशिप को इकट्ठा कर सकती है और आसमान में फाइटर जेट का जखीरा बना सकती है। तीसरा तरीका है सिंगलेटन वारफेयर, जिसमें एआई इनेबल्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मेकिंग विद मशीन ओवरसाइट टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक चूंकि इस टेक्नोलॉजी में स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल मशीन और एआई को दिया जाता है, इसलिए यह दुश्मन के मुकाबले हमें टाइम और प्लेस के मामले में स्ट्रेटेजिक अपर हैंड तो दिला सकती है, लेकिन इसके कुछ गलत कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अब आखिरी तरीका है मोज़ेक वारफेयर का, जिसे एआई इनेबल्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग विद ह्यूमन ओवरसाइट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाया जा सकता है। रिटायर्ड यूएस मरीन कॉर्प जॉन एलन के मुताबिक इसे एल्गोरिदमिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके रियल टाइम थ्रेट डिटेक्ट करने के साथ ही दुश्मन की अगली चाल को भी समझा जाता है और उस प्रेडिक्शन की बिना पर अपनी आर्मी की मूवमेंट, लॉजिस्टिक और सप्लाई लाइन भी बनाई जा सकती है। ये तो हुए एआई द्वारा बनाई गई वॉरफेयर टेक्निक्स। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल कर देश अंडर वाटर थ्रेट डिटेक्शन, एयर थ्रेट डिटेक्शन, सर्विलांस, किलर रोबोट और ड्रोन बनाने में भी कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएसए जैसा देश भी पिछले कुछ सालों से अपनी मिलिट्री में एआई का काफी बढ़ावा दे रहा है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहा है। वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 के बीच अमेरिकन मिलिट्री की एआई में इन्वेस्टमेंट 1200% तक बढ़ी है, जहां साल 2022 में यह इन्वेस्टमेंट महज $355 मिलियन थी, 2023 में बढ़कर यह $4.6 बिलियन की कर दी गई। इसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एआई रिलेटेड फेडरल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में की गई। रिपोर्ट के अनुसार यूएस मिलिट्री चाइना से कॉम्पीट करने के लिए अपनी एआई स्पेंडिंग बढ़ा रही है ताकि नए अलाउंस एआई मॉडल्स, एआई वेपन्स और एआई टेक्नोलॉजीज को बनाया जा सके। अमेरिका का जॉर्ज टाउन जनरल इंटरनेशनल अफेयर्स के मुताबिक एआई एडवांसमेंट की इस रेस में रशिया, यूएसए, चाइना जैसे बड़े देशों के साथ सऊदी अरेबिया और यूके जैसे देश भी दौड़ रहे हैं। एक तरफ जहां चाइना ने एआई टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बनने के लिए $150 बिलियन कमिट किया है, वहीं साल 2021 से 23 के बीच रशिया ने $181 मिलियन और यूएसए ने $4.6 बिलियन इन्वेस्ट किया है। जेन्स इंफॉर्मेशन ग्रुप ने यह एस्टिमेट दिया कि आने वाले 10 साल में दुनिया भर में 80,000 से ज्यादा सर्विलांस ड्रोन और 2,000 से ज्यादा किलर ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस बढ़ते ड्रोन मार्केट को देखते हुए यूके ने साल 2024 में 415 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी एआई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट के लिए $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है। एआई की इस रेस में इंडिया काफी पीछे है। यूएन रिपोर्ट की बात माने तो $1.4 बिलियन की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ इंडिया दुनिया भर के एआई इन्वेस्टर देशों के लिस्ट में 10th रैंक पर है। साथियों, अभी तक हमने एआई इनेबल्ड वॉर टेक्निक्स के बारे में जाना, फिर अलग अलग देशों की एआई इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना। अब हम उन रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे जहां वॉर के दौरान एआई का इस्तेमाल किया गया था। इसका सबसे पहला एग्जांपल है यूक्रेन। जैसे कि हमने इससे पहले बताया था कि रशिया की इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद यूक्रेन पिछले 3 साल से रूस के सामने डटा रहा है। इसके सबसे बड़े क्रेडिट जाता है उनकी एडवांस एआई टेक्नोलॉजी को। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन फेस रिकॉग्निशन कंपनी क्लियर व्यू एआई इस समय यूक्रेन का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन बन चुकी है। 1500 से ज्यादा यूक्रेनियन ऑफिशियल्स और 18 यूक्रेनियन गवर्नमेंट एजेंसी इस क्लियर व्यू एआई का उपयोग कर रही है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से यूक्रेनियन सोल्जर्स 2,30,000 से ज्यादा रशियन सोल्जर्स और मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। यूक्रेन के इस एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल चेक पॉइंट पर इन्फिल्ट्रेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया। प्रो रशियन मिलिशिया को प्रोसिक्यूट करने के लिए भी किया जा रहा है। रिसेंटली यूक्रेन ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके यूक्रेन के 190 से ज्यादा एब्डक्टेड बच्चों को लोकेट भी किया है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि इस सॉफ्टवेयर का रशियन और यूक्रेनियंस के बीच फर्क कैसे समझ में आता है और यह पता कैसे करता है।
दरअसल साल 2017 में बनी यह कंपनी पिछले कई सालों से सीक्रेटली इंटरनेट पर मौजूद फेशियल डेटा को प्रोसेस करके अपना डेटाबेस बना रही थी। इस कंपनी के सीईओ होन टॉन थैट के मुताबिक उन्होंने 2 बिलियन रशियंस का फेशियल डेटा उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वोंग टैक्टे से लिया है और यही वजह है कि उनके यह सॉफ्टवेयर वॉर के दौरान लगभग 99.85% एक्यूरेसी के साथ फेशियल डेटा मैच करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत से ही क्लियर व्यू एआई यूक्रेन को फेशियल रिकॉग्निशन से रशियंस को आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है। यूक्रेन के अलावा इजराइल भी गाजा और हमास के अगेंस्ट एआई का इस्तेमाल कर रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि इजराइल एक नहीं बल्कि 5-6 एआई टेक्नोलॉजीज के वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें द अल्केमिस्ट, द गॉस्पेल, द डेफ्ट विजडम, द लेवेंटर एंड वेयर इज डैडी जैसे एआई प्रोग्राम शामिल हैं। इजराइल के इस एक्सटेंसिव एआई प्रोग्राम की वजह से इजराइल गाजा वॉर को फर्स्ट एआई वॉर कहा जा सकता है। प्लस 972 मैगजीन की इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में यह पता चला कि इजराइल ने वॉर की शुरुआत में ही एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हमास ऑपरेटिव्स को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया था। इसके लिए इजराइल लेवेंटर नाम के एआई प्रोग्राम का इस्तेमाल करता था। यह प्रोग्राम मशीन लर्निंग और फेडरल डेटा की मदद से टारगेटेड हमास ऑपरेटिव्स को आइडेंटिफाई करता था। फिर जैसे ही किसी पैलेस्टीनियन सिटीजन का हमास ऑपरेटिव या डायरेक्टली हमास से लिंक एस्टेब्लिश होता था, तभी इजराइल मिलिट्री लेवेंटर प्रोग्राम की मदद से उस पैलेस्टीनियन के घर की लोकेशन पर अटैक कर देती थी और कुछ इस तरह एआई प्रोग्राम के भरोसे इजराइल हमास का सफाया कर पाया। इसके अलावा गॉस्पेल प्रोग्राम की मदद से अवेलेबल मीडिया रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस की मदद से हर दिन 100 टारगेट्स और उनके घर, सीक्रेट टनल्स और लोकेशन डेटा को आइडेंटिफाई करता है, उनकी लिस्ट जनरेट करता है और फिर उन पर अटैक करने की प्रिपरेशन में भी इजरायली मिलिट्री की मदद करता है, जिसकी वजह से इस एआई सिस्टम को मास असैसिनेशन फैक्ट्री भी कहा जाता है। फिर आता है इनका एल्केमिस्ट सिस्टम और एज 360 सिस्टम, जिसमें डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी हैं। यह सिस्टम अपने डेटा की मदद से हमास ऑपरेटिव्स की सस्पिशियस मूवमेंट पर नजर रखता है, साथ ही इजरायली मिलिट्री के थ्रेट रिपोर्ट्स भी देता है। यही नहीं, इजराइल का वेयर इज डैडी नाम का जो सिस्टम है वो भी कम नहीं है। यह सिस्टम टारगेटेड हमास ऑपरेटिव्स की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करता है और फिर जैसे ही हमास ऑपरेटिव स्पेसिफिक लोकेशन में आते हैं तब यह सिस्टम इसके बारे में इजरायली मिलिट्री को नोटिफाई करता है, जिसके बाद ऐसे टारगेट्स पर ड्रोन अटैक भी किया जाता है। इजराइल के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी MQ-28A घोस्ट बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाया है। यह एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के साथ रहकर एआई की मदद से मिलिट्री को किसी भी मिशन पर असिस्ट कर सकता है। यह अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मिशन के दौरान सर्विलांस, टैक्टिकल अर्ली वार्निंग और इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। साथियों, ये तो हुए एआई से रिलेटेड वॉर टाइम यूजेस। अब हम जानेंगे कि कैसे डीप फेक का भी वॉर टाइम में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथियों, आपको याद है या नहीं पता नहीं, लेकिन साल 2022 में जब रशियन यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उस समय युद्ध शुरू होने के कुछ दिन ही सोशल मीडिया पर और यूक्रेन के कुछ टीवी चैनल्स पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की का एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसे वो रशियंस के सामने सरेंडर करने की बात कर रहे थे। बाद में जब उस वीडियो का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि वो एक डीप फेक वीडियो था, जिसे यूक्रेन के टीवी चैनल्स को हैक करके उस पर चलाया जा रहा था। यही नहीं, इसके बाद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का भी एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो यूक्रेन के साथ पीस डील के बारे में बोल रहे थे। साथियों, डीप फेक वीडियोस की वजह से काफी बड़े लेवल पर मैनिपुलेशन किया जा सकता है। इन वीडियोस से किसी भी बड़े लीडर की इमेज खराब की जा सकती है। वॉर टाइम में दुश्मन देशों की सेना के मोराल को डाउन किया जा सकता है। फॉल्स प्रोपेगेंडा के थ्रू किसी भी देश में अनरेस्ट फैलाया जा सकता है और स्पेशली वॉर टाइम में ओवर एक्साइटमेंट या ओवर नर्वसनेस जैसी कंडीशंस में किसी भी देश की जनता ऐसे वीडियोस को सच मान सकती है। डीप फेक के अलावा साइबर अटैक के जरिए भी किसी देश को घुटने पर लाया जा सकता है। दुश्मन देश के क्रिटिकल और सेंसिटिव वेब पोर्टल्स और सिस्टम को हैक करके उसके डेटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान के 7 हैकर्स ग्रुप ने इंडिया की कई सारी इंपॉर्टेंट वेबसाइट और सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि हमें पाकिस्तान की औकात के बारे में पता है, तो लगभग 15 लाख साइबर अटैक्स में से सिर्फ 150 साइबर अटैक ही सक्सेसफुल हो पाए थे।
साथियों, आज के डिजिटल जमाने में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, एआई का इस्तेमाल करके डीप फेक वीडियोस बनाना और साइबर अटैक के जरिए किसी भी देश के खिलाफ बिना गोली चलाए जंग छेड़ना मुमकिन हो गया है। इसे गन लेस ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें बिना हथियार उठाए सामने वाले देश को झुकाया जा सकता है। तो जहां एक तरफ एआई, डीप फेक और साइबर अटैक से डिजिटल युद्ध के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ भारत भी इस डिजिटल रेस के लिए तैयार हो रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक, साइबर स्वच्छ केंद्र और डीआरडीओ जैसे एआई बेस्ड टूल के जरिए भारत मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ अपना डिजिटल शील्ड मजबूत कर रहा है। आज जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि नैरेटिव और इंफॉर्मेशन वॉर के बल पर भी लड़ी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या हम डिजिटल युद्ध के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। और हां, ओडू इवेंट के रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।